नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपीसीजे मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम का जो चैप्टर 3 है, अध्याय 3 है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 11A से लेकर सेक्शन 23 तक की सेक्शन प्रोवाइडेड हैं। और इस चैप्टर से जो है कई बार रिपीटेडली एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मित्रों, इसी के साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि इस चैप्टर से जो एमपीसीजे का 4th पेपर होता है, जिसमें हमें जजमेंट राइटिंग लिखनी होती है। और जजमेंट राइटिंग के अंतर्गत जो सिविल जजमेंट आता है वो कई बार जो है एमपी अकोमोडेशन से रिलेटेड होता है। एमपी अकोमोडेशन से जो है केसेस जो है वहां पर आपसे जजमेंट राइटिंग में पूछे जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का जो चैप्टर 3 है, यह हर दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और इसको जो है हमें अच्छे से करना है। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखिए आपको बताएं कि इस चैप्टर से जो हमें 3 प्रकार से इसका अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले हमें उन क्वेश्चंस को देखना चाहिए जो कि रेगुलर क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम्स में जो है पूछे जाते रहे हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। इसी के साथ साथ हम देखेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक नहीं बने हैं लेकिन उनके बनने की संभावना जो है बनी रहती है तथा उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे और इसी के साथ साथ इस चैप्टर से जो है कई बार प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कोई समस्या जो है आपके प्रश्न पत्र में दे दी जाती है और उसका आंसर आपको लिखना होता है, उसका सॉल्यूशन आपको लिखना होता है। तो इन 3 प्रकार के प्रश्न जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इन्हीं तीनों जो है पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो लेक्चर। मित्रों, चैप्टर 3 के अंतर्गत सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि रेगुलर क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में जो है रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे किन्हीं 4 आधारों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर अधिनियम के अधीन किराएदार की बेदखली कराई जा सकती है। अब ये जो क्वेश्चन है यह 2017 में पूछा गया एमपीसीजे के एग्जाम में। इसी के साथ साथ 2009 में भी जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 2009 में 4 आधारों की जगह 5 आधार पूछे गए थे। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आप जो है 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। यह कि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम जो है एक सामाजिक अधिनियम है तथा इसके अंतर्गत जो है किराएदार एवं भूस्वामी के बीच में सामंजस्य बैठाते हुए कुछ ऐसे आधारों का उल्लेख किया गया है जो कि किराएदार की बेदखली के संबंध में प्रावधान करते हैं। अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के अंतर्गत कुल 16 आधारों का उल्लेख किया गया है जिन आधारों पर किराएदार की बेदखली कराई जा सकती है। अब यहां पर 16 आधार दिए गए हैं धारा 12(1) में, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं 4 या अगर 5 पूछे जाए या ज्यादा पूछे जाए, तो अब आप यहां पर आप स्पष्ट कर दीजिएगा कि धारा 12(1) में कुल 16 आधारों का उल्लेख किया गया है, लेकिन क्योंकि प्रश्न में कुल 5 आधार पूछे गए हैं जिसके अनुसार 5 आधार नीचे बतलाए जा रहे हैं। अब यहां पर आप जो है एक एक करके जो भी 5 आधार है उनका आप उल्लेख कर दीजिएगा। अब इसके बाद जो है आप चाहें तो एक केस लॉ आप डाल सकते हैं। देखिए, यह परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि आपके पास एग्जाम में टाइम है, आप केस लॉ अगर कोड करना चाहते हैं आप कोड कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो कौन सा केस लॉ का देखिएगा, रोशन लाल वर्सेस मदन लाल AIR 1975 का केस है। अब इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि पक्षकार केवल आपसी सहमति के आधार पर निष्कासन की डिग्री चाहे तो इस प्रकार डिग्री पारित नहीं की जा सकती। मतलब किराएदार या मकान मालिक यह आपस में सहमत होकर न्यायालय से कोई डिग्री न्यायालय से चाहते हैं कि वह निष्कासन के लिए डिग्री जो है प्रदान करे, तो इस केस में कहा गया ऐसी कोई डिग्री जो है नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार समझौते के आधार पर भाड़ेदार का निष्कासन नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यह है कि समझौते के आधार पर कोई डिग्री नहीं दी जाएगी। किस आधार पर डिग्री दी जाएगी, जो कि हमारे
मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) के अंतर्गत जो 16 आधार हैं उन आधारों के अनुसार ही डिक्री दी जाएगी। तो यहां पर जो है आप यह केस लॉ डाल दीजिएगा। अब इसके बाद जो है आपको आखिर में क्या करना है, आखिर में आपको कंक्लूजन लिखना है। यह कि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम जो है एक सामाजिक अधिनियम है तथा इसका उद्देश्य जो है किराएदारों को संरक्षित करना भी है, किराएदारों के हितों की रक्षा करना भी है। इसी के साथ साथ भूस्वामियों के हितों की रक्षा करने का दायित्व भी जो है शासन पर है तथा इस अधिनियम में दोनों को ही बैलेंस करते हुए निम्नलिखित जो आधार है या जो भी आधार है उनका उल्लेख किया गया है। तो यहां पर जो है आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब यह एक बात और ध्यान रखिएगा, आप जो 16 आधार दिए गए हैं धारा 12(1) में, आप 16 की 16 याद कर लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको काम आएंगे। इस क्वेश्चन में भी काम आ सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है आप जब जजमेंट राइटिंग करेंगे वहां पर भी कोई केस आ गया तो वहां पर भी आपको अगर याद रहेगा तो आप कर पाएंगे। तो आपको याद तो 16 की 16 ही कर लेने हैं, फिर एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आए उसके अनुसार जो है आप आंसर लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि कई बार रिपीट हुआ है और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे, किराएदार को मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1)(a) के आधार पर बेदखली के विरुद्ध संरक्षण का लाभ कब प्राप्त हो सकता है। अब यहां पर बात समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन है यह हमने जो है 2015, 18 और 7 इन 3 ईयर में पूछा गया है। अब यहां पर हम आपको यह बता दें कि इस नेचर का क्वेश्चन या इस सेक्शन से जो क्वेश्चंस हैं यह रूप बदल कर आते हैं, मतलब एग्जामिनर इनकी भाषाएं चेंज कर देता है, लेकिन उनका जो मेन मोटिव होता है वो यही जानना होता है कि किराएदार को जो है बेदखली से संरक्षण जो है किस सेक्शन में दिया गया है, किन किन आधारों पर दिया गया है। तो यहां पर जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए तो आप जो है यहां पर कितनी कौन कौन सी सेक्शन से आपको ध्यान रखनी है। एक आपको सेक्शन ध्यान रखनी है धारा 12(1)(a), जिसके अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि अगर भूस्वामी द्वारा, मकान मालिक द्वारा अपने अभिधारी को जो भी ड्यूज हो गए हैं किराए के, उसके लिए नोटिस दिया जाता है और नोटिस प्राप्ति से अगर किराएदार 2 माह के भीतर किराया जमा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में बेदखली का आधार उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर धारा 12(1) में यह उल्लेख किया गया है। फिर इसी के साथ साथ जब हम धारा 12 की उपधारा 3 देखेंगे तो यहां पर यह कहा गया है कि धारा 13 के अनुपालन कर दिया जाए तो भूमि जो किराएदार है उसकी बेदखली नहीं कराई जाएगी। तो यहां पर धारा 12(3) भी देखिएगा और धारा 13 को भी आपको अच्छे से समझना है। धारा 13 को भी आपको जो है ध्यान रखना है कि इसमें बताया गया है कि भाई जिस वक्त सूचना या नोटिस दिया जाता है किराएदार को और किराएदार ऐसे नोटिस की प्राप्ति से जो है जैसे न्यायालय में मामला लगेगा, मामला न्यायालय में आने के बाद जब समन होता है और समन की प्राप्ति के 1 माह के भीतर अगर वह जमा कर देता है, वह भाड़ा जो है या तो भूस्वामी को या न्यायालय में जमा कर देता है तो उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ यह भी उल्लेख किया गया धारा 12(3) में कि वह किराएदार जो है ऐसी दोबारा से जो है लगातार 3 महीने की अवधि तक अगर फिर से नहीं देगा तो उसे इसका संरक्षण नहीं मिलेगा। तो आप जो है बेसिकली इन तीनों सेक्शन का अध्ययन करिएगा और इन तीनों सेक्शन के आधार पर इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। अब इस क्वेश्चन को भी आपको कैसे लिखना है बात समझिएगा। 2 लाइन का इंट्रोडक्शन जरूरी है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा, इंट्रोडक्शन के बाद आप इन सेक्शंस का जो है उसमें मेंशन करिएगा और उसके बाद कंक्लूजन करिएगा। तो इस प्रकार से जो है यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2015, 2018, 2007 में पूछा गया है और इसी के साथ साथ इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरीके से जो है यह क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन प्रोविजन जो है वो यही आपको लिखने होते हैं। तो यहां पर यह क्वेश्चन हुआ। अब हम देखते हैं आगे के और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि रेगुलरली पूछे जाते हैं। मित्रों, चैप्टर 3 के अंतर्गत जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार रिपीट हुआ है, एमपीसीजे में भी पूछा गया है और एमपीएडीजे में भी पूछा गया है। देखिए 2015 तक एमपीएडीजे में भी जो एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट था वह मेंस के एग्जाम में शामिल था, लेकिन 2015 के बाद उसको जो है हटा दिया गया एमपीएडीजे से। लेकिन एमपीएडीजे में भी यह क्वेश्चन पूछा गया 2013 में और इसी के साथ साथ एमपीसीजे में जो है 2019 में पूछा गया, 14 में, 13 में, 1996 में पूछा गया। मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन कौन सा देखेंगे,
भवन स्वामी के स्वामित्व से इनकार या किराएदारी से इनकार करना क्या होता है? अधिनियम के अंतर्गत किराएदार के निष्कासन के संबंध में इसका क्या प्रभाव होता है? अब ये जो क्वेश्चन है यह एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की सेक्शन 12 सब क्लॉज 1C से कनेक्टेड है, क्योंकि जो सी क्लॉज है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भूस्वामी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर किराएदार जो है भूमि स्वामी के हित पर प्रभाव डालता है, उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो ऐसी कंडीशन में यह एक आधार होता है ऐसे किराएदार के निष्कासन का। अब यहां पर जो है आपको इस आंसर को कैसे तैयार करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं कि भाई एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम जो है एक सामाजिक अधिनियम है। इसके अंतर्गत जो है भूमि स्वामी के हितों की रक्षा की गई है। ऐसी स्थिति में जहां पर कि किराएदार जो है अनावश्यक बगैर किसी सद्भाविक तथ्य के भूमि स्वामी के स्वत्व से इनकार करता है, तो वह जो है ऐसे निष्कासन का आधार जो है हो सकेगा। इसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1C के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। तो यहां पर आप धारा 12 की उपधारा 1C का आप उल्लेख करिएगा। और इसके बाद जो है, क्योंकि इस सेक्शन में जो है ये सारी चीजें उल्लिखित की गई हैं, अब इसके बाद जो आप केस लॉ यहां पर डालिएगा। रामकिशन सोनी वर्सेस डॉक्टर सुभाष बोहरा का केस 2010 का केस है ये, और फिर शीला वर्सेस प्रेम प्रकाश 2002 का केस है। इन दोनों केसों में ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि धारा 12 की उपधारा C के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति भूमि स्वामी के स्वत्व से इनकार करता है, उसके ऑनरशिप से डिनाई करता है, तो ऐसी कंडीशन में निष्कासन का आधार जो है धारा 12 की उपधारा 1C के अंतर्गत उत्पन्न होगा और ऐसे किराएदार को जो है मकान से या उस स्थान से निष्कासन के लिए डिक्री जो है न्यायालय दे सकता है। तो यहां पर ये दोनों केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ जो है यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि अगर कोई किराएदार जो है भूमि स्वामी के स्वत्व से इनकारी कर रहा है और उसके लिए उसके पास रीजनेबल कारण है, सद्भाविक जो है उसके पास तथ्य हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या जो है स्वत्व से इनकारी निष्कासन का आधार हो सकेगा? तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि बलबीर सिंह वर्सेस किशन लाल AIR 1988 के केस में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि स्वत्व से इनकारी सद्भाविक है तो स्वत्व के इनकारी निष्कासन का आधार नहीं। मतलब कि अगर किराएदार जो है किसी जो है सद्भाविक कारण से, किसी ऐसे कारण से जो कि रीजनेबल है, उस कारण से स्वत्व से इनकारी के लिए जो है न्यायालय में कहता है या न्यायालय में जो है अपने जवाब दावे में स्वत्व से इनकारी करता है और वह स्वत्व से इनकारी करना, टाइटल से जो है डिनाई करना एक रीजनेबल ग्राउंड के आधार पर किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में स्वत्व से इनकारी जो है सद्भाविक है, तो ऐसी कंडीशन में यह निष्कासन का आधार नहीं होगा। तो यहां पर जो है आप इसका भी उल्लेख कीजिएगा और इसके बाद जो है आप कंक्लूजन कीजिएगा। तो यहां पर यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और हो सकता है रिपीट हो जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वैसे हम अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा कर चुके हैं इस क्वेश्चन पर, लेकिन ये क्वेश्चन जो है जो हम आपको बता रहे हैं ये थोड़ा शब्द चेंज करके पूछा गया। अब क्वेश्चन क्या है देखिएगा, उन परिस्थितियों को विवेचित करें जिनमें धारा 13 के अंतर्गत किराएदार बेदखली के संरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता है। मतलब धारा 13 के अंतर्गत जो कि किराएदार की बेदखली के लिए संरक्षण के संबंध में प्रावधान करते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन ये बनाया गया है। 2018 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया, 2007 में पूछा गया। अब यहां पर आपको जो है इस पूरे सेक्शन को आपको ढंग से समझना है और इसको जो है आपको इसमें लिखना है। लिखने का तरीका वही है, पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर सेक्शन 16 के जो क्लॉजेज हैं वो आप डालेंगे और लास्ट में कंक्लूजन करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, वैसे अभी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आप जो है इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं आगे और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रेगुलर क्वेश्चंस में आते हैं। मित्रों, रेगुलर क्वेश्चंस के अंतर्गत जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछ लिया गया है, इसके पहले 2014 में भी पूछा गया और एमपीएडीजे के 2009 के एग्जाम में भी पूछा गया। लेकिन अब क्या यह रिपीट हो सकता है? तो बात समझिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है रिपीट होने की संभावना इसकी हमेशा बनी रहती है।
तो हो सकता है 2019 के फेज सेकंड के एग्जाम में भी जो है सीजे के मेंस एग्जाम में भी जो क्वेश्चन बन जाए। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। समष्टि किराएदारी क्या है? व्हाट इज कंपोजिट टेनेंसी, या हम कहें संयुक्त किराएदारी क्या है? केवल गैर निवासिक प्रयोजनों के लिए सद्भावी आवश्यकता के आधार पर समष्टि प्रयोजनों से किराए पर दिए गए स्थान से निष्कासन की डिग्री के लिए विधिक आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। अब यहां पर बात समझिएगा, इसको आपको लिखना कैसे, इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि संयुक्त किराएदारी या सम्मिश्र किराएदारी के संबंध में मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कोई भी प्रावधान नहीं दिए गए हैं, कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। सामान्यतः संयुक्त किराएदारी या सम्मिश्र किराएदारी से तात्पर्य ऐसी किराएदारी से है जिसके अंतर्गत किसी स्थान को निवासिक और गैर निवासिक प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से किराए पर दिया जाता है। अब यहां पर आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिर आप जो है संयुक्त किराएदारी की परिभाषा दे सकते हैं। संयुक्त किराएदारी की परिभाषा में जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई ऐसी किराएदारी जिसमें किसी स्थान को निवासिक और अनिवासिक दोनों प्रयोजनों के लिए एक साथ जो है किसी व्यक्ति को किराए पर दिया जाता है, ऐसी किराएदारी सम्मिश्र किराएदारी के अंतर्गत आती है। तो यहां पर आप ये लिख दें। अब इसके बाद जो है आपको केस लॉ डालना पड़ेगा जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो। देखिए, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में कोई प्रोविजंस तो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय के, माननीय हाईकोर्ट के निर्णयों के द्वारा जो है इसकी स्थिति को समझा जा सकता है। तो यहां पर आप केस डालिएगा, शांति देवी वर्सेस कमलाबाई 1993 का केस है। अब इस केस में माननीय उच्च न्यायालय ने, ये एमपी हाईकोर्ट से डिसाइड हुआ केस है। अब इस केस में माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा? इस केस में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, यदि भूस्वामी सम्मिश्र किराएदारी की दशा में एक प्रयोजनों की सद्भाविक आवश्यकता प्रमाणित कर दे तो उसे संपूर्ण परिसर के संबंध में बेदखली की डिग्री पाने का हक है। तात्पर्य यह है कि जहां पर कि कोई किराएदारी सम्मिश्र किराएदारी है जो कि निवासिक और गैर निवासिक दोनों प्रयोजनों के लिए दी गई है, किसी स्थान को भाड़े पर दिया गया है, ऐसी स्थिति में अगर भूस्वामी जो है किसी भी एक प्रयोजनों के लिए किराएदारी या अपनी वास्तविक आवश्यकता को अगर साबित कर देता है न्यायालय में, तो ऐसी कंडीशन में वह उस पूरे स्थान को जो है खाली कराने के लिए, निष्कासन के लिए डिग्री प्राप्त कर सकता है। तो यहां पर माननीय न्यायालय ने जो है यह सारी बातें कही। अब इसी के साथ साथ जो है अब आपको आगे क्या करना है, देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, गैर निवासिक प्रयोजनों के लिए सद्भाविक आवश्यकता के लिए। तो यहां पर जब आप ये केस डाल देंगे, इसका मतलब जो है किसी एक दशा के लिए। अब इसके बाद आप आइए, गैर निवासिक प्रयोजनों के लिए सद्भाविक आवश्यकता के जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 12(1)(f) में दिए गए हैं। अब इस सेक्शन के एलिमेंट आप लिख देंगे, एलिमेंट लिखने के बाद जो है आप कंक्लूड कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है इस आंसर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप इसको तैयार जरूर कीजिएगा, क्योंकि संभावना यह है कि रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दशाओं में बचाव समाप्त किया जा सकता है, बचाव समाप्त करने के क्या परिणाम होंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी जो है 2017 में, 2010 में एमपीसीजे में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस जो क्वेश्चन है यह सेक्शन 13 पर बेस है, और सेक्शन 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस की कैटेगरी में शामिल है, वह यहां से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इस आंसर को आपको कैसे लिखना है, देखिएगा, किन दशाओं में बचाव समाप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन 30 का, जब आप सेक्शन 30 का अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको दो पार्ट में जो है सेक्शन मिलेगी। फर्स्ट पार्ट में आप देखिएगा सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 6। यहां पर सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में जो है किराएदारी की बेदखली को रोकने के लिए जो है कुछ प्रावधान दिए गए हैं, और अगर उन प्रावधानों के अनुसार जो किराएदार है वह कार्रवाई कर देता है, वह किराया वगैरह जमा कर देता है, तो उसके निष्कासन से जो है छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर वह नहीं करता है तो उपधारा 6 के अंतर्गत कहा गया है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा है उसकी वो प्रतिरक्षा काट दी जाएगी। तो तात्पर्य यह है कि आप इन दोनों इन क्लॉजेस को आप एक साथ रख के पढ़िएगा। फिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट देखेंगे, जहां पर हम उपधारा 3 और उपधारा 4, उपधारा 3 में बताया गया है कि जहां पर किराएदार जो है अपने उत्तर में यह कहता है कि किस व्यक्ति को किराया देना है या विवाद उत्पन्न हो गया, इसीलिए उसने जो है किराया अदा नहीं किया है।
लेकिन अगर उपधारा 4 बोलती है अगर ऐसा जो उसने जवाब दिया है या ऐसा रिप्लाई दिया है कि या ऐसा प्रश्न उठाया है कि किसे किराया देना है, यह मिथ्य या तुच्छ या तंग करने वाला था। न्यायालय में जो है इस तरह के प्रश्न उठाकर जो है कार्रवाई को जबरदस्ती खींचना था या न्यायालय में जो है गलत आधार पर जो है अपना दावा रखना था, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो किराएदार है उसके जो है प्रतिरक्षा को काट दिया जाएगा। तो यहां पर इन दोनों सेक्शंस को आपको इस सेक्शन को जो है इस प्रकार से अपने दिमाग में बैठाना है और इस क्वेश्चन को जो है इस तरह से तैयार करना है। अब इसमें दूसरा प्रश्न यह दिया हुआ है कि बचाव समाप्त करने के क्या परिणाम होंगे। तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं भाई? सिंपल सी बात है कि प्रतिरक्षा काट दी जाएगी, मामला एक्स पार्टी सुन लिया जाएगा, दूसरे पक्षकार को जो है अपना पक्ष रखने का जो है न्यायालय उसको जो है परमिशन नहीं देगा, ये सारे परिणाम होंगे। तो आप इन सब को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है, कंक्लूजन जरूर लिखना है और ये सारे प्रावधानों का उल्लेख अपने उत्तर में करना है। मित्रों, इस प्रकार आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर विराम देते हैं। ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया है, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं रेगुलर क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है, जिन्हें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि हमेशा ही उम्मीद रहती है कि पूछा जाना चाहिए लेकिन नहीं पूछे गए, तो हो सकता है आने वाली परीक्षा में पूछ ले। तो हम उन सभी क्वेश्चंस पर हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन बटन को भी हिट करें, जिससे कि जैसे ही हमारे न्यू वीडियोस अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो है वीडियो का लाभ उठा पाएं। तो होती है मुलाकात आपसे हमारे नए वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।